Assalamu alaikum. My name is Ahmed Khalid and my topic of presentation is carbohydrates. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं और बायोमोलिक्यूल्स भी हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बिल्कुल वाटर की तरह होता है, 2:1, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका जनरल फॉर्मूला CnH2ON है। जो ये फार्मूला है ये बहुत काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स में सेम होता है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका फार्मूला वो थोड़ा चेंज होता है। उनके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनका नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह के डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है डीएनए में। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक से ज्यादा, और साथ में कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम उनको क्लासीफाई उनके मॉलिक्यूलर साइज पे करते हैं, और जो नंबर ऑफ सब यूनिट्स होते हैं जो शुगर के जो वो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, वो सिर्फ एक ही शुगर सब यूनिट से बनते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, तो इस वजह से उन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। जो नेचुरल जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके जो कार्बन एटम के नंबर होते हैं वो 3 से लेकर 7 तक होते हैं, और जो 5 से लेकर 6 तक हैं वो कॉमन है। जो मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल है वो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, व्हाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो दो मोनोसैकेराइड्स जो है मिलके बनाते हैं। जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की तरह जो डाइसैकेराइड होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो डाइसैकेराइड्स हैं वो इतने ज्यादा स्वीट नहीं होते जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जो सक्रोज है और लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड है। सक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है, और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। जब डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनते हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं वो फ्रूट्स में पैदा होते हैं, इस तरह मिल्क वगैरह में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी में बहुत से फंक्शन अंजाम देते हैं। सबसे जो पहला वो तो मेटाबॉलिज्म है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो उसमें ग्लूकोज है वो फ्यूल के तौर पे कंज्यूम होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम अंजाम देते हैं, जिस तरह के ग्लाइकोजन जो हमारे लिवर और मसल वगैरह में स्टोर होता है। इसी तरह ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल हैं उसका कंपोनेंट भी होता है, जिसमें सेलुलोज है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोस्ट अबेंडेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। Assalamu alaikum. I am Eman Riaz and my roll number is 121. I am talking about classification of carbohydrates. First of all, we are talking about disaccharides. Disaccharide हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जिसमें दो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। हम ये कह सकते हैं ऐसे डाइसैकेराइड मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड की यूनिट के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें डाइसैकेराइड की, तो as like monosaccharide they are crystalline in nature and water soluble। और अगर हम इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करें तो सुक्रोज जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और केटोन ग्रुप नॉट फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं ये हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर में है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और केटोन ग्रुप फ्री प्रेजेंट होता है। अगर हम डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करें तो जब हम डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड के दो यूनिट प्रेजेंट होंगे। द नेक्स्ट वन इज ओलिगोसैकेराइड्स।
ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन और लिपिड के साथ मौजूद होते हैं एंड दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी फंक्शन। अगर हम ओलिगोसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करें तो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस में ये हमारे पास बहुत से मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। ट्राइसैकेराइड मतलब कि जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे ओलिगोसैकेराइड को ट्राइसैकेराइड्स में तो हमारे पास 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट बनेंगे, और जब हम हेक्सासैकेराइड यानी कि हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास 6 यूनिट मोनोसैकेराइड्स के बनेंगे। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे पास पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें बहुत से मोनोसैकेराइड यूनिट्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। पॉलीसैकेराइड में हजारों लाखों की तादाद में मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं लाइक ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी हाइड्रोलाइसिस में मोनोसैकेराइड के यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि जब हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो जैसा कि हमने उसमें देखा डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स में देखा हमारे पास हाइड्रोलाइसिस में मोनोसैकेराइड के यूनिट पाए गए, तो पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस में भी मोनोसैकेराइड के यूनिट ही पाए जाएंगे। स्टार्च और सेलुलोज जो होता है ये नेचुरली अकरिंग पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि प्रीवेलेंट इन द वर्ल्ड ऑफ प्लांट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिला शकूर है और मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कायरलिटी हैंडेडनेस इन मॉलिक्यूल्स, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कायरलिटी क्या है। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म की वो फॉर्म है जो हैंडेडनेस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। बिकॉज कायरल मॉलिक्यूल्स में जो वर्ड कायरल है उसका लफ्जी मीनिंग ही हैंड लाइक है, इनको ये नाम इसी मीनिंग की वजह से दिया गया है। और आइसोमेरिज्म की यही टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस करती है। वो मॉलिक्यूल्स जिनमें ये हैंडेडनेस कॉन्सेप्ट होता है उनकी 2 टाइप्स होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म एंड अ राइट हैंडेड फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ही रिलेटेड होती हैं जैसे पेयर ऑफ हैंड्स रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों एक जैसे हैं बट वी कांट पुट देम ऑन ईच अदर। वो दोनों अनसिमेट्रिकल हैं और एक दूसरे का मिरर इमेज है। मैं अब अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मिरर इमेज क्या है। वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है इन द मिरर। जैसे हम किसी आईने के सामने खड़े हों तो हमें उसमें बिल्कुल अपना अक्स दिखाई दे रहा होता है लेकिन वो ऑपोजिट होता है हमसे। ठीक है, मिरर इमेजेस की 2 टाइप्स होती हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वो होती हैं जिनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनके तमाम पॉइंट्स कंसाइड कर लें। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई बॉल है या कोई ग्लास है, अगर हम उसको आईने में देखेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे जैसा होगा, सेम होगा अगर उन दोनों को, ओरिजिनल को और उसके मिरर इमेज को मैच किया जाएगा। वाइल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वो होते हैं जिनमें दोनों इमेजेस का तमाम पॉइंट्स ना कंसाइड कर रहे हों। जैसे कि दोनों हैंड्स हैं या एक पेयर ऑफ शूज़ है, वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे तो होते हैं लेकिन उनके 100% हर चीज़ एक दूसरे से हम मैच नहीं कर सकते, उनमें स्लाइड से डिफरेंस होता है, या यूँ कह लीजिए कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों मिरर इमेजेस की टाइप्स हैं। थैंक यू। Impossible means all the points of the mirror images cannot coincide. Superimposable means in this molecule all the points of the mirror images can coincide with the points of the object, and it doesn't possess handedness means it does not possess the orientation of left and right hand. And then next there are present some guidelines for identifying chiral centers. What are these guidelines? These guidelines are, the first one in these guidelines is
All bonds about the chiral center must be single bonds. That in this line it explains that the bonds which are present about the chiral center must be single. Carbon atom involved in multiple bonding cannot be a chiral center, and the carbon atom which must be a chiral center cannot be chiral if it possesses double bonds or multiple bonds. And the next one is all the groups attached to the chiral carbon must be different. Means that the groups which are attached to the chiral carbon must be different. They are not the same. And the last one is in a ring system, a carbon can be chiral if all entities, that is two neighboring atoms in ring and two substituents, are different. It explains clearly in these four diagrams. And in the first one diagram is a ring system. The central atom carbon the central atom in it is carbon, and there are present two different groups, that is hydrogen and chlorine. And it is achiral molecule. It is achiral in the sense that all the entities in a ring and two substituents in this are the same. That's why it is achiral molecule. And in the next diagram it is chiral molecule, because as I already discussed with you that all the entities must be different, and in this diagram all the entities must be different. And in the third diagram it is also a chiral molecule, because all the entities or halves of the ring are the same. And same is the fourth one diagram. In this it is also a chiral molecule, because all the halves or two halves of the rings are the same. अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर प्रेजेंटेड सानिया लियाकत। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीरियोआइसोमरिज्म की। स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफर होती है chiral सेंटर के गिर्द। एनेंटियोमर्स आर द स्टीरियोमर्स दैट आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉट मिरर इमेज। Cis-trans isomer results from restricted rotation about chemical bond. In cis form, both group lies on the same side of chiral center, but in trans form, both group lies on the opposite sides of chiral carbon. Most other diastereomers result from same configuration and mirror image relationship at one or more chiral center. Fisher projection formula. A Fisher projection formula is two-dimensional structural rotation for showing the special arrangement of groups about chiral center in molecule. यानी कि फिशर प्रोजेक्शन ऐसा फार्मूला है जिसमें chiral कार्बन या chiral सेंटर के गिर्द ग्रुप्स को टू डिमेंशन में शो किया जाता है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को chiral सेंटर कहते हैं। इसमें chiral सेंटर जो है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर होता है, जो दो बॉन्ड होते हैं वो इनटू द पेपर होते हैं, दो बॉन्ड जो होते हैं इसके वो आउट ऑफ पेपर होते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मिलके चार बॉन्ड बनाती हैं chiral कार्बन के गिर्द या chiral सेंटर के गिर्द। दो बॉन्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, दो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। कन्वेंशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन: vertical lines represent the bond into the page, while horizontal line represents bond out of page। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जिसमें टेट्राहेड्रली अरेंज हैं एटम्स कार्बन के गिर्द या chiral सेंटर के गिर्द। फिशर प्रोजेक्शन में वही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज हैं, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अबव द प्लेन है और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन है। थैंक यू। Assalamu alaikum. I am Hira Mushtaq. My registration number is 143. Our presentation topic is carbohydrate. Now I will discuss about dextrorotatory and levorotatory compounds. An optically active compound is a compound that rotates the plane polarized light. ऐसे कंपाउंड जब इन पे लाइट पड़ती है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं और ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं पोलराइज्ड प्लेन में। An enantiomer that rotates the plane polarized light in a clockwise direction is said to be dextrorotatory। ऐसे enantiomers जब इन पर लाइट पड़ती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं।
इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। एंड ऐसे एनैंटियोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसे लेवोरोटेटरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड में हमारे पास एल्डोज हैं एंड कीटोन हैं। ऐसी मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसे हम एल्डोज कहते हैं। एल्डोज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। एंड ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है इसे हम कीटोस कहते हैं। कीटोसिस आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। 6 कार्बन मोनोसेक्राइड विद एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसे हम एल्डो हेक्सोस कहते हैं। जिसमें 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होते हैं एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसे हम कीटोपेंटोस कहते हैं। मोनोसेक्राइड को हम शुगर्स भी कहते हैं। हेक्सोस में 6 कार्बन शुगर होते हैं एंड पेंटोस में 5 कार्बन शुगर होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोसेक्राइड की। सबसे पहले हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, इसलिए इसे एल्डोस कहते हैं। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, इसलिए इसे कीटोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोज। राइबोज में 5 कार्बन शुगर होती है, इसलिए हम इसे पेंटोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन शुगर है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे हेक्सोस कहते हैं। That's all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sarfraz Hussain and today my topic of presentation is carbohydrate, in which we will discuss biochemically importance of monosaccharides. मोनोसेक्राइड्स जो के हैं, मैनी मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताया जाता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करने में, हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो 6 कार्बन है यानी कि 6 कंपाउंड है, 6 दैट आर द पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडीज आर द ट्राइओसिस, D-glyceraldehyde and the dehydroxyacetone and the D forms of the glucose, galactose, fructose and ribose हैं। यानी ये 6 कंपाउंड जो के हैं ये ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि अगर हमने कोई भी फंक्शन, कोई भी बॉडी का वो फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो कि है ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, जो 3 फॉर्म है मोनोसेक्राइड्स की 6 फॉर्म बताई गई हैं, ये हमें प्रोवाइड करती हैं। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आर एल्डोहेक्सोसिस हैं, मीन के ये इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और हेक्सोसिस में इनके जो अंदर का 6 कार्बन होते हैं वो 6 कार्बन होते हैं। एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोसिस है, मतलब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोज है और 6 इसके अंदर भी कार्बन है। एंड राइबोस इज अ एल्डोपेंटोज है, इसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, लेकिन इसके अंदर 5 कार्बन है। All the 6 of these monosaccharides are water soluble, white crystalline solid. Haworth projections. Haworth projection formula is a 2-dimensional structure notation that specifies the 3-dimensional structure of a cyclic form of monosaccharide. इसके बारे में कहा जाता है कि यानी कि ये बेसिकली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और जो कि वो 3 डायमेंशनल उसकी 3 डायमेंशन शो कर रहा होता है उसका स्ट्रक्चर को इन अ साइक्लिक फॉर्म के अंदर। इन अ हावर्थ प्रोजेक्शन द हेमी एसिटल रिंग सिस्टम इज viewed as on with the oxygen ring atom at top upper right and the 6-member ring are at the top 5-member ring। यानी कहा जाता है कि जो ग्लूकोज है तो उसके जो कि अगर हम साइक्लिक जो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वो इस तरह का होगा, और इसके जो कि है वो ऑक्सीजन एटम जो कि है वो अपर राइट साइड पर आता है एज के ऊपर। और जो कि अगर हम राइबोज की बात करते हैं, जब हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो वो 5th-member रिंग जो कि ड्रा होती है, और उसका जो ऑक्सीजन एटम होता है वो सेंटर में आता है, एट द टॉप आता है। जैसे कि हमने इसका पोजीशन को हमने करना होता है कि डी ग्लूकोज कौन सा है, एल ग्लूकोज हम कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, बीटा ग्लूकोज, यानी कि डिफरेंट कन्फिग्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं ये उसके बारे में बताया गया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा है कि जो ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये 5th कार्बन के अपर साइड पर, रिंग के अपर साइड पर आ रहा है, अबव आ रहा है, तो हम इसको डी बोलते हैं, डी ग्लूकोज। अगर ये डाउन साइड पर जा रहा होता है तो हम इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, सॉरी हम इसको एल ग्लूकोज बोलते हैं। यानी कि डाउन साइड पर आ रहा है तो हम इसको एल बोलते हैं, अगर अपर साइड पर जा रहा है तो हम इसको डी बोलते हैं, डी ग्लूकोज। और जबकि हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो जो OH ग्रुप है वो
जो कि कार्बन नंबर 1 के अगर ऊपर होता है तो हम उसको बीटा ग्लूकोज यानी कि बीटा मोनोसेक्राइड की बात कर लें तो वो हम इसको ऐसे नाम देते हैं। और जबकि अगर ये कंपाउंड जो कि है अगर नीचे लगा हुआ हो तो हम इसको अल्फा कहते हैं। अगर ये दोनों ही ग्रुप यानी कि जो CH2OH ग्रुप एट द सेम टाइम नीचे आ जाते हैं तो हम इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो बीटा की फंक्शनिंग में चला जाता है। और बाकी जो कि अगर वो डॉन है तो हम उसको एल कह रहे थे तो एल ही आएगा, वो जो कि है CH2OH वाला। एंड देन हमने कहा कि जैसे कि फर्स्ट वाले का हमने नामिंग देते हैं बीटा डी मोनोसेक्राइड, इसका जो कि है वो OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है जिसकी वजह से हम इसको बीटा कह रहे हैं, और इसका जो ऊपर वाला जो कि ग्रुप लगा हुआ है वो अबव है तो हम इसको डी मोनोसेक्राइड बोल रहे हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं तो उसका जो कि OH ग्रुप है वो डॉन साइड पर आ गया। अगर हमने कहा था कि अगर ये डॉन आता तो हम इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा डी मोनोसेक्राइड। और जबकि हमने थर्ड की बात की है कि अगर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सॉरी नहीं कह रहा हूँ, यानी कि CH2OH ग्रुप जो अटैच है रिंग के साथ अगर वो दोनों ही एट अ टाइम नीचे आ जाते हैं तो हम उसको बीटा बोलते हैं, बीटा एल मोनोसेक्राइड। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Hina Razak. Today my presentation topic is on the formation of disaccharides, formation of sucrose, and the some important disaccharides. First of all, the formation of disaccharides. As we know that the disaccharides is formed by the combination of the monosaccharides, and in this disaccharide formation, one of the monosaccharide reactant function as an hemiacetal and the other function act as an alcohol. Now we will discuss the structure. One of the monosaccharides which act as an hemiacetal and the other which act as an alcohol. The H molecules from the disaccharides which act as an hemiacetal and the OH molecules from the disaccharides which act as an alcohol. Both react to release the water, and the oxygen molecules react, and oxygen molecules linked both the disaccharides and to form the glycosidic linkage, and that molecules is formed is called the glycoside molecule, and this is an important disaccharide. Now we will discuss the formation of the sucrose. Sucrose is a common table sugar, is the most abundant of all the disaccharides and occurs through the plant kingdom. It is produced commercially with the juice of the sugar cane and the sugar beets. Sugar cane contains up to the 20% by the mass sucrose, and the sugar beets contains up to the 17% by the mass sucrose. Now we have a look on the structure that how the sucrose molecule is formed. The two molecules, one of the molecule is the glucose and the other molecule is the fructose. Both react to release the water, and the oxygen molecules link to the fructose molecules and the glucose molecules to form the sucrose molecule. Now we will discuss some important disaccharides. There are the three main important disaccharides: maltose, lactose, and the sucrose. Maltose, often called the malt sugar, is the common ingredient in the baby body and is found in the malted milk. Lactose is the major sugar found in the milk. Lactose is an important ingredient in the commercially produced infant's formula that is designed to stimulate the mother milk. Sucrose is used as a sugar cane all over the world. Thank you so much. अस्सलाम माय रोल नंबर इज 116। हमारे पास टू नेचुरली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड होते हैं, जो एक होता है ट्राइसेक्राइड रेफिनोज एंड दूसरा होता है टेट्रासेक्राइड स्टेचियोज। जो रेफिनोज मोनोसेक्राइड होता है ना, उसके कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। अल्फा जी ग्लैक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज बनाते हैं बीटा जी फ्रुक्टोज के साथ, और फिर रेफिनोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर इसमें हम एक एडिशनल कंपोनेंट जो होता है ग्लैक्टोज का ऐड करें तो वो स्टेचियोज मोनोसेक्राइड बन जाता है। यहाँ पे अल्फा डी ग्लैक्टोज और अल्फा डी ग्लैक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो लिंकेज बनाते हैं बीटा अल्फा फ्रुक्टोज के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिगोसेक्राइड। ह्यूमंस में जो होते हैं ना, वो ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, जो मेटाबोलाइज करते हैं रेफिनोज स्टेचियोज को, वो उनकी कमी होती है। तो जब ये इंजेस्ट कर लेते हैं तो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो उनके ऊपर ऐड करते हैं और फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम गैस भी कहते हैं। बायोकेमिकल सिस्टम में इनकाउंटर करना एज अ सब्सटेंस लिगोसेक्राइड को ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इन फ्री स्टेट एज इज स्टेचियोज, एज इज यू इन द केस विद द रेफिनोज एंड स्टेचियोज। ठीक है, अब ह्यूमन पर्सन की जो टाइप ऑफ ब्लड है वो डिटरमाइन होती है टाइप ऑफ लिगोसेक्राइड से, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट होता है। और सोलानाइन इज अ लिगोसेक्राइड, और लिगोसेक्राइड ये जो सोलानाइन होता है वो लिगोसेक्राइड एज अ प्रेजेंट होता है पोटैटोज में। ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है जो इसको इंसेक्ट से बचाता है, लेकिन अगर इसकी स्मॉल अमाउंट जो होती है ना वो उसको गुड फ्लेवर दे देती है पोटैटोज को।
My name is Isha Mehboob and my roll number is 18 tetra 138. So आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और एक ही तरह के मोनोसेक्राइड रिपीटिंग यूनिट से ये मिलकर बने हुए होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनका हम होमोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं क्योंकि इनका मोनोमर एक ही होता है, ग्लूकोज। हाइड्रोजोनिक एंड हेपेरिन, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। पॉलीमर चेन की लेंथ जो होती है वो 100 यूनिट्स टू मिलियन मोनोमर यूनिट्स तक वेरी करती है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में काफ़ी सारे ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि ब्रांच इन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से डिफरेंट मालूम होते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल है, इसको हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही ग्लूकोज मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। उसके बाद ये प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अदर टाइप्स है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। यहाँ पे अमाइलोज का एक्सप्लेन किया हुआ है। अमाइलोज जो होते हैं वो नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके ग्लूकोज से आपस में अल्फा कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये नीचे स्टार्च अमाइलोज की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। Assalamu alaikum. My name is Arsberg. I will tell you about structural polysaccharide. A structural polysaccharide is a polysaccharide that serves as structural element in plant cell walls and animal exoskeleton. जो structural polysaccharide होगा वो act करेगा as a structural element in plant cell walls में और exoskeleton में animals के। Two of the most important are cellulose and chitin. जो इसमें main important हैं वो है cellulose और chitin। इन दोनों बोथ आर होमोपॉलीसेक्राइड, मतलब दोनों जो होते हैं वो होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब जो ऑन हाइड्रोलाइसिस सेम मोनोमर यील्ड्स करें, मतलब कोई डिफरेंस ना हो। उसके बाद इसका डिफरेंस, सेलुलोज इज एन अनब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर। जो सेलुलोज होती है वो पॉलीमर होते हैं, मतलब लॉन्ग चेन्स होती हैं ग्लूकोज की अनब्रांच्ड। और जो काइटिन होता है, वाइल काइटिन इज एन एन-एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन एनर्जी rather than डी ग्लूकोज itself। इसके बाद सेलुलोज। द सेलुलोज रेजिड्यूज present in cellulose have a beta configuration such that glycosidic linkage in cellulose are beta 1 for linkages। पहले तो मैं आपको बता दूं सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पॉलीसेक्राइड्स में से होता है जो कि मतलब कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ सेवरल हंड्रेड टू मैनी थाउजेंड्स ऑफ बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज जो डी ग्लूकोज है ना उसकी 100 से 1000 तक इतनी लिंक चेन होती हैं, लीनियर चेन्स, उस पर कंसिस्ट होता है पॉलीसेक्राइड। तब जाके एक सेलुलोज बनता है। जो कॉटन होती है प्योरेस्ट फॉर्म होती है सेलुलोज की। उसके बाद नीचे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि जब हाइड्रोलाइसिस होती है H2O निकल जाता है तब ये बॉन्ड बनता है। नंबर 1, 2, नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर में, ये बीटा 1 to 4 लिंकेज ये तभी बनता है। उसके बाद है डाइटरी कंसिडरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइटरी मोनोसेक्राइड और डाइटरी डाइसेक्राइड। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइटरी मोनोसेक्राइड्स और या डाइटरी डाइसेक्राइड्स कह सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजली स्वीट एंड सिंपली रेफर्ड एज शुगर। ये तो सिंपल सी बात है कि वो टेस्ट में स्वीट होते हैं और सिंपल शुगर्स के नाम से जाने जाते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज पॉलीसेक्राइड्स are dietary polysaccharides. The main complex carbohydrates are starch and cellulose. ये complex carbohydrates polysaccharides. Substances not generally sweet to taste. ये polysaccharides are less sweet in taste. A natural sugar is a sugar present in whole food like milk and fresh fruits. ये जो naturally by nature occurring है जो sugar exist करती है milk में due to lactose और fresh fruits में। रिफाइंड शुगर जो हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर केन से और शुगर बीट से इन फैक्ट्रीज। उसके बाद रिफाइंड शुगर आर ऑफन सेड टू प्रोवाइड एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से तो इतना नहीं, लेकिन इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है जो हमें ज़रूरत होती है किसी भी काम के लिए।
The major US dietary source is grains. जो मेजर US डाइटरी सोर्स है वो ग्रेन्स है, जो कि दोनों लिहाज से भरपूर है, स्टार्च के लिहाज से भी और फाइबर के लिहाज से भी, एंड एज वेल एज प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के लिहाज से भी। वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली एक तरह की वेजिटेबल्स आर लो इन स्टार्च बट हाई इन फाइबर, जिनमें स्टार्च की तादाद कम होती है और फाइबर से भरपूर होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं आप लोगों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये अल्डिहाइड या कीटोन्स का जो है एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है या एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, जो कि बाद में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जो है हाइड्रोलाइज करने के ऊपर यील्ड करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स है मोनोसेकेराइड, जो कि एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है जिसको मज़ीद ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसकी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या चीज़ है? इसमें 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स होते हैं। उसके बाद अगली है ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अक्सर पाए जाते हैं और जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो इसमें से मोनोसेकेराइड के यूनिट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड। ये है पॉलीमर है मोनोसेकेराइड का, जिसमें 100 से लेकर थाउजेंड्स मिलियंस तक जो है मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। स्टार्च और सेलुलोज इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कायरलिटी, हैंडेडनेस इन मॉलिक्यूल। ये क्या कंसेप्ट है हैंडेडनेस का? जो कि हमें किसी भी कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसकी स्पेस के अंदर उसकी ओरिएंटेशन और उसकी शेप के मुतालिक बताता है। ठीक है, तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होती है। अगली है हमारे पास मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो है मिरर के अंदर, वो उसका मिरर इमेज होता है। सुप्रीम पोजेबल में क्या होता है कि जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होता है, और जो नॉन सुप्रीम पोजेबल में है उसमें कंप्लीट कोइंसाइड नहीं कर रहा होता। उसके बाद है कायरलिटी। कायरलिटी क्या है कि जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स एक कार्बन के एटम के गिर्द जो है वो अटैच हों तो वो होती है उसकी कायरलिटी। तो कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कायरलिटी पोजेस करता है। ठीक है, जो कायरल सेंटर है उसके वो क्या होता है कि एक ऐसा एटम होता है कि जिसके गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन के अंदर अटैच होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें मिरर इमेज जो है वो सुप्रीम पोजेबल नहीं होते लेकिन हैंडेडनेस होती है, जबकि एक कायरल मॉलिक्यूल में सुप्रीम पोजेबल तो होते हैं लेकिन उसमें हैंडेडनेस नहीं होती। उसके बाद जो है कायरलिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर एंटाइटीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, जिस तरह के डायग्राम में दिखाया गया कि जो सेकंड डायग्राम है ये वाली जो सेकंड डायग्राम है ये वाली, इसके अंदर जो है कायरलिटी है और बाकी किसी के अंदर भी कायरलिटी नहीं है, सिर्फ ये सेकंड वाली के अंदर कायरलिटी है। 13 जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? जिसमें सेम फार्मूला स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उसके अंदर ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट हो। उसकी 2 टाइप्स है, एनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। एनांशियोमर नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, और जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो मिरर इमेज होते ही नहीं है एक दूसरे के। सिस ट्रांस जो है उसमें रोटेशन जो है वो बहुत कम होती है, और जो डायस्टीरियोमर्स दूसरे हैं उनकी जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है और उनके जो दरमियान बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स के अंदर जो है वो मिरर इमेज का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो है उसके गिर्द जो किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर के गिर्द जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनकी हमें स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट को बताता है। ठीक है, कैसे बताता है वो सारा आपको बताया गया कि इसमें जो है वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि बॉन्ड्स को इनटू द पेज जो है वो कंसीडर करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आउट ऑफ द पेज कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला इसका आता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो वो होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही तो वो होगी हमारे पास लिवो रोटेटरी। अगर ये हमारे पास 18 है मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एल्डोस, कीटोस। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोस और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोस। ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं मोनोसेकेराइड्स की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स कौन से हैं? डी ग्लाइसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, इनकी डी फॉर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगली है हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल के अंदर रिप्रेजेंट करके ये हमारा टाइम सेव करता है। तो ये है बेसिकली हावर्थ प्रोजेक्शन। और इसके अंदर जो है ऑक्सीजन एटम अगर 6 मेंबर रिंग है तो अपर राइट कॉर्नर में होगा, और अगर 5 मेंबर रिंग है तो उसमें टॉप पे होगा। इसमें जो है डी की पोजीशन जो है वो अप होती है, और अगर जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डाउन हो तो वो एल की पोजीशन होती है। और उसके बाद अगर ओएच ग्रुप जो है वो अप हो तो वहाँ पे बीटा जो है वो होगी ओरिएंटेशन, और अगर ओएच ग्रुप डाउन हो तो अल्फा होगी। उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए बनता है। जब 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं, एक हेमिएसिटाल एक अल्कोहल के तौर पे रिएक्ट करता है। हेमिएसिटाल में से H, अल्कोहल में से OH निकलता है और डाइसैकराइड बनता है। उसके बाद हमारे पास डाइसैकराइड की एग्जांपल है सुक्रोज। उसके बाद हमारे पास अगला है इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनके यूजेस। उसके बाद ओलिगोसैकराइड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रफिनोज और स्टेकायोज। रफिनोज में होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, और जबकि स्टेकायोज के अंदर इन तीनों के अलावा एक गैलेक्टोज का एडिशनल यूनिट होता है। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड की इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, ओलिगोसैकराइड जो है ये ब्लड को जो है मतलब कि हमारे ब्लड टाइप को जो है पता करने में जो है हेल्प करते हैं। जो ओलिगोसैकराइड की टाइप होगी वही हमारे ब्लड की टाइप होगी, ठीक है। पोटैटो में होते हैं, पोटैटो को पॉइजन प्रोवाइड करके उसके जर्म से जो है उसकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉलीसैकराइड्स है। पॉलीसैकराइड क्या चीज़ है कि ये मोनोसैकराइड के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इसके यूनिट्स होते हैं, 100 से लेके मिलियंस की तादाद में जो है जब मोनोसैकराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीसैकराइड बनता है। इसकी जो है डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगला है पॉलीसैकराइड की एग्जांपल स्टार्च है, ठीक है। ये होमोपॉलीसैकराइड है, मतलब इसके अंदर सारे के सारे मोनोसैकराइड सेम होते हैं। ग्लूकोज के सारे इसके अंदर मोनोसैकराइड्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं। कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा 1 to 4 लिंकेज होती है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड। ये वो होते हैं जो कि प्लांट्स की सेल वॉल और एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कछुए का ऊपर का हॉल हो गया, उसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया और काइटिन हो गया, ठीक है, ये वाले। तो सेलुलोज जो है वो अनब्रांच ग्लूकोज की चेन है, जबकि जो काइटिन है वो ग्लूकोज की एक एडवांस फॉर्म उसको कह सकते हैं हम, N-acetyl-D ग्लूकोसामाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NAC बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज में क्या है कि हमारे पास बीटा 1 to 4 लिंकेज के जरिए जो है इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डाइटरी कंसिडरेशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, जो हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे तो हम सिंपल शुगर कह लेते हैं। जो पॉलीसैकराइड्स है उसे हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोटी हो गई, ब्रेड हो गई। ब्रेड के अंदर हमारा स्टार्च जो है वो एक्सेस फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद नेचुरल शुगर होती है हमारे पास, किसमें, मिल्क में होती है, फ्रेश फ्रूट्स में होती है। रिफाइंड शुगर जो है वो शुगर केन में होती है, शुगर पे बीट में होती है। और रिफाइंड शुगर वाली जो होती हैं इनको अक्सर जो है हम एम्प्टी कैलोरीज भी कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद सब्जियां हो गई, जैसे ब्रोकोली हो गई, ठीक है, गोभी हो गई, इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।